आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे। साइंस में जो केमिस्ट्री पार्ट है आपका रसायन शास्त्र, उसी में जो चैप्टर पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसी की पार्ट में हम लोग 5 की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग 5वें पार्ट की पढ़ाई करेंगे, किसका? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज के पार्ट में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या दोष है। ठीक है, मतलब क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से हमें नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको पूछने का कई तरीका है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए रासायनिक समीकरण से हमें किन किन बातों की जानकारी नहीं मिलता। ठीक है, या फिर रासायनिक समीकरण के क्या क्या दोष है, दोष में खामियां। ठीक है, या फिर रासायनिक समीकरण के क्या क्या सीमाएं हैं। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम लोग उपयोगी कैसे बना सकते हैं, जो रासायनिक समीकरण है उसको और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले हम जैसा कि हर बार बोलते हैं कि आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने से होगा क्या ना कि आप इसको बार में कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, अब कॉपी में लिख लोगे तो आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप मेरा पार्ट बाय पार्ट हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट आप वीडियो देखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद भी अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम उस पर जरूर क्या करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी दिक्कत है। या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कोई सुझाव है मेरे लिए आपके पास, तो वो सुझाव भी आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम उसको पढ़ते हैं और अपने आप में सुधार करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया ना जी? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब इसको लिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके कॉपी में लिख लीजिए, इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण की एक सीमा है, रासायनिक समीकरण के दोष, या रासायनिक समीकरण से किन किन बातों की जानकारी हमें नहीं मिलती। तो रासायनिक समीकरण के बहुत सारे दोष हैं। ठीक है ना, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता। क्या क्या वो बात है? तो पहला बात है, रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के अवस्थाओं की जानकारी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल एक समीकरण लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों रिएक्ट किया है ना, दोनों क्या किया, रिएक्ट किया तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट यही बोले कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी नहीं मिलता। लेकिन तो जरा पता चल रहा है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, या ये पता चल रहा है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, या ये पता चल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ठोस है, ये गैस है, ये द्रव है या गैस है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है नहीं ना। तो पहला पॉइंट याद आ गया। पहला पॉइंट क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण से हमको अभिकारक और प्रतिफलों के ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, मतलब भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता। जानोगे आप, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों का भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता है ना, कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। दूसरी बात, रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि ये जो अभिक्रिया हुआ ये ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। लेकिन तो जरा ये जो रासायनिक समीकरण हम लिखे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। अब आपको मन में सवाल आ रहा है, सर ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है? तो जो बच्चे मेरा पढ़ते पार्ट को देखते होंगे उनके मन में सवाल नहीं आया होगा, क्योंकि हम पहले ही पार्ट नंबर 2 या 3 में बता चुके हैं आपको कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, बता दिया ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का
अवशोषण होता है, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, नहीं ना। तो दूसरा पॉइंट याद हो गया कि सर रासायनिक समीकरण से हमें यह भी नहीं पता चलता कि सर जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। रीड हो गए से तब सेम ऐसे लिखना है, जो आपको समझ में आ रहा है वही आपको लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है कि रासायनिक समीकरण से हमको ये भी नहीं पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया हो रहा है किन दशाओं में हो रहा है। मतलब बहुत से जो अभिक्रिया होता है ना, ऐसा अभिक्रिया करवाते तो नहीं होता है। ऐसा अभिक्रिया करवाए मतलब कोई भी दो ले लिए एलिमेंट ले लिया कंपाउंड ले लिया और अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन कभी हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या कभी प्रेशर बढ़ा देते हैं या प्रेशर कभी घटा देते हैं या कुछ उसमें अलग से चीज डाल देते हैं तो अभिक्रिया कर लेता है। वो अभिक्रिया क्या कर लेता है ऐसा ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर पता चल रहा है कि ये अभिक्रिया जो हो रहा है वो ताप देने पर हो रहा है कि दाब देने पर हो रहा है कि कुछ इसमें अलग से चीज डालने पर हो रहा है। जो अलग से डाला जाता है ना उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। याद रखिएगा, उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में अलग से डाला जाता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या घट जाता है, ऐसा ना, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। नॉर्मली बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है लिखा हुआ। तो रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं पता चलता कि अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है, कैसी दशा में हो रहा है अभिक्रिया, ये भी हमको पता नहीं चलता कि वहां पर ताप देने पर हो रहा है कि दाब देने पर हो रहा है, उत्प्रेरक के कारण हो रहा है। अरे समझना। अगला पॉइंट है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना जो विस्फोट के साथ होता है। क्या होता है? विस्फोट के साथ। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया आप करवाते हो ना तो विस्फोट कर जाता है। ठीक है ना, विस्फोट मतलब ब्लास्ट कर जाता है। तो यहाँ पर इसमें पता चल रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये विस्फोट के साथ हो रहा है या विस्फोट के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये विस्फोट के साथ हो रहा है या विस्फोट के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं ना। तो आपको लिखना क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो विस्फोट के साथ होती है। क्या होती है? विस्फोट के साथ होती है। लेकिन रासायनिक समीकरण से हमको इस बात की जानकारी नहीं मिलता। जानकारी मिल रहा है? नहीं मिलता। आया नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि समीकरण से यह भी जानकारी नहीं मिलता है कि अभिक्रिया में कितना अभिकारक खर्च हुआ और कितना प्रतिफल बना। पता चल रहा है कि कितना अभिकारक खर्च हुआ है। ये जो समीकरण है इस समीकरण में अभिकारक कौन है पता ना? कि अभिकारक ये सब बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक मतलब रिएक्टेंट बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो पता चल रहा है कि कितना अभिकारक खर्चा हुआ या कितना प्रतिफल बना है, पता चल रहा है, नहीं ना। तो रासायनिक समीकरण से हमको यह भी नहीं पता चलता, इस बात की भी जानकारी नहीं मिलता कि कितने अभिकारक खर्च हुआ और कितना प्रतिफल बना है। आया समझ ना। और लास्ट पॉइंट, रासायनिक समीकरण से हमको यह भी नहीं पता चलता कि जो अभिक्रिया हो रहा है ना इसका वेग क्या है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो धीरे धीरे होता है, कुछ जो है वो तेजी से होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये धीरे धीरे होता है या तेजी से हो, लिखा हुआ ऐसा, नहीं ना। तो रासायनिक समीकरण से हमको ये भी नहीं पता चलता कि अभिक्रिया का वेग क्या है। वेग मैंने धीरे धीरे हो रहा है कि तेजी से हो रहा है। आ गया समझ में? तो क्या क्या बात सीखे एक बार फिर से। रासायनिक समीकरण से हमको ये बात भी पता नहीं चलता कि अभिकारक ठोस है, द्रव है या गैस है, या फिर प्रतिफल ठोस है, द्रव है या गैस है। कहने का अर्थ यह हुआ कि रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होता है ना। दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं पता चलता कि अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ठीक है। तीसरा बात, रासायनिक समीकरण से हमको यह भी नहीं पता चलता कि अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है। तापमान के कारण हो रहा है, दाब के कारण हो रहा है, उत्प्रेरक के कारण हो रहा है, किन दशाओं में हो रहा है ये भी पता नहीं चलता। ठीक है। चौथी बात, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो विस्फोट के साथ होता है। कैसा होता है? विस्फोट के साथ। तो इसकी भी जानकारी समीकरण से नहीं मिलता। पांचवा, रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं जानकारी मिलता कि अभिकारक कितना खर्च हुआ और प्रतिफल कितना बना है। ऐसा है ना, कितना अभिकारक की मात्रा खर्च हुआ है, कितना प्रतिफल की मात्रा बना है। और लास्ट पॉइंट, रासायनिक समीकरण से हमको यह भी नहीं पता चलता कि अभिक्रिया का वेग क्या है। मतलब अभिक्रिया के वेग के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में समीकरण कोई जानकारी नहीं देता। आगे समझ
कोई दिक्कत? यही था रासायनिक समीकरण की सीमाएं, दोष, ठीक ना। या ये भी बोला जा सकता है कि रासायनिक समीकरण से किन किन बातों की जानकारी नहीं मिलता। हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, टॉपिक है क्या, तो रासायनिक समीकरण को हम और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो सोचिए जरा कि समीकरण में इतना सारा खामियां है, ये सब खामियां को हम दूर कर देंगे तो रासायनिक समीकरण उपयोगी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। मतलब जैसे हम अपने आप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो मेरे अंदर जो गलतियां हैं, वो गलतियां को हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे तो हम अच्छा बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, और अच्छा बनेंगे ना। वही बात है ना। तो रासायनिक समीकरण को हम और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो इसकी सीमाओं को दूर करके, इसकी दोष को दूर करके। आया समझ ना। तो रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी सीमाओं को दूर करना पड़ेगा। आया समझ ना। इसकी सीमाओं को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। कैसे? तो पहला पॉइंट है अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। अभी ना बताते हैं कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है रासायनिक समीकरण, नहीं ना। तो उसकी जानकारी देकर कैसे देंगे जानकारी, तो जब भी अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देना है ना, तो जो उसका सूत्र है, उसके सूत्र के बगल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बगल में? अगर वो ठोस है तो एस लिखते हैं, अगर ठोस है तो क्या लिखेंगे, एस। द्रव है तो क्या लिखेंगे, एल। क्या लिखेंगे, एल कोई लिक्विड होता है ना जी। और गैस है तो क्या लिखेंगे, जी। आया समझे ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये जो है ना कार्बन, मान लीजिए कि ठोस है। क्या है, ठोस है। इसके बगल में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एस। आया समझे ना। मान लीजिए कि ये क्या है, द्रव है। मान लीजिए ये क्या है, द्रव है। इससे द्रव नहीं, ऑक्सीजन तो गैस होता है ना, पता है ना आपको। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। लेकिन मान लीजिए कि ये द्रव है, तो द्रव पे क्या लिखेंगे बगल में, एल, है ना। मान लीजिए कि गैस है, सुना ये गैस, तो गैस के बगल में क्या लिखते हैं, जी। ऐसा ना। अगर मान लीजिए कि ये जलीय विलयन है, मान लीजिए कि ये क्या है, जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं, ए क्यू। आ गया समझ में। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, और लीजिए आप बताइए इसमें जो ऑक्सीजन है वो किस अवस्था में है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि जलीय विलयन है, क्या है। तो देखिए तो जरा एल अगर लिखेगा तो क्या बोलेंगे, क्या है, द्रव है। अगर जी लिखेगा तो बोलेंगे क्या है, गैस है। अगर एक्यू लिखेगा तो क्या बोलेंगे, जलीय विलयन है ना। एक्यू लिखेगा तो क्या बोलेंगे, जलीय विलयन है। एस लिखेगा तो क्या बोलेंगे, ठोस है। समझ आया पहला पॉइंट। तो कैसे हम और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, तो अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। इसके लिए क्या करेंगे, तो अभिकारकों या प्रतिफलों के सूत्र के बगल में, सूत्र के आगे, है ना, कोष्टक में ब्रैकेट है ना जी। कोष्टक में क्या करेंगे, ठोस के लिए एस लिखेंगे, द्रव के लिए एल लिखेंगे, गैस के लिए जी लिखेंगे, और जलीय विलयन के लिए एक्यू लिखेंगे। आया ठीक है। अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, देखिए अगला पॉइंट में कर रहा है कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी देकर। नहीं ना देता था जानकारी, नहीं ना। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी देकर, अब वो कैसे देंगे, तो अगर ये मान लीजिए कि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मतलब जिससे ऊष्मा बाहर निकल रहा है, जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो दाईं ओर लिखेंगे प्लस ऊष्मा, दाईं ओर क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा। कोई दिक्कत ऐसा समझना। अगर ये ऊष्माक्षेपी है तो दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे। अगर ये ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी है, क्या है, ऊष्माशोषी है, तो बाईं ओर लिखेंगे प्लस ऊष्मा। कोई दिक्कत। तीसरे का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। ऐसा दे देगा इक्वेशन। अब बोलेगा बताइए कौन सी क्रिया है, तो अगर बाईं ओर लिखा हुआ है क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, ताकि ऊष्मा को अवशोषण हो रहा है ना, इसमें ऊष्मा हम दे रहे हैं ना, तो ऊष्माशोषी। कोई दिक्कत। अगर दाईं ओर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है ना जी, कोई दिक्कत है नहीं, समझाया। चलिए अब आगे ऐसे ही पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जानकारी हम कैसे देंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जानकारी देने के लिए क्या करेंगे, दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी देने के लिए क्या करेंगे, बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे। आया
अगला पॉइंट है गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर, गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर मतलब कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे गैस निकलता है, जिससे क्या होता है गैस निकलता है, ठीक है। कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे क्या होता है गैस निकलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये गैस निकल रहा है, मान लीजिए कि ये गैस निकल रहा है, तो इसके सूत्र के बगल में क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे ऊपर वाला तीर, ऐसे वो गैस ऊपर उठता है, गैस कहाँ आ जाता है ऊपर जाता है ना जी, तो ऐसे दे देंगे। इसका मतलब है कि ये गैस क्यों उत्सर्जन हो रहा है, आया समझ ना, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है अवक्षेप बनने की जानकारी। अवक्षेप बनने की जानकारी, अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ा था ना कि कोई भी ठोस पदार्थ अभिक्रिया के बाद, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल है ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाता है। ध्यान से सुनिए, अवक्षेप किसको बोलते हैं, अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई भी प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाता है तब उसको अवक्षेप बोलेंगे। आया समझ ना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई भी प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाता है, ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलेंगे अवक्षेप। तो अवक्षेप बनता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अवक्षेप भी बनता है, तो अवक्षेप बनेगा ना। मान लीजिए कि अवक्षेप बन रहा है, मान लीजिए कि क्या है अवक्षेप है, तो इसकी जानकारी के लिए क्या करेंगे, ऐसे देंगे, कहीं ठोस तो नीचे रहता है ना, तो इसकी जानकारी कैसे दे सकते हैं, नीचे की ओर तिरछी लेकर। आया समझ में, कोई दिक्कत। और लास्ट है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। तो कभी कभी बोले थे ना, इसमें बोले थे कि कुछ कभी कभी जो अभिक्रिया होता है सिंपली नहीं होता है, उसमें जब हम तापमान देते हैं या दबाव डालते हैं या कोई प्रेरक डालते हैं तो क्या होता है वो अभिक्रिया कर लेता है ना। तो इसकी जानकारी नहीं देता था, अब इसकी जानकारी देकर हम उसको उपयोगी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पे हम तापमान दे रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है अभिक्रिया कर रहा है, तापमान क्या करेंगे तापमान। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तब जाके अभिक्रिया कर रहा है, या क्या लिखेंगे, ये तीर के ऊपर, ये तीर के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी, कोई दिक्कत। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तब अभिक्रिया किया, या क्या लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, कोई दिक्कत। अरे सुनो, मान लीजिए कि हम दबाव डाल रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई उत्प्रेरक डाल रहे हैं, मान लीजिए कि पीटी क्या उत्प्रेरक है, पीटी कोई प्लेटिनम उत्प्रेरक है, ये डालने तब जाकर अभिक्रिया कर रहा है, तो तीर के ऊपर या तीर के नीचे ले लेंगे। आया समझना, कोई दिक्कत। ये अभिक्रिया नहीं कर रहा, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, मतलब अभिक्रिया करने में सहायता कर रहा है। आया समझना, कोई दिक्कत। ये सब जानकारी देकर हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। क्या हो गया, तो एक बार में आओ रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो भौतिक अवस्था की जानकारी देकर, किसका भौतिक अवस्था, अभिकारक और प्रतिफल का, नहीं कैसे देंगे, तो उसके संकेत या सूत्र के बगल में ठोस है तो ब्रैकेट में एस लिखेंगे, द्रव है तो ब्रैकेट में एल लिखेंगे, एल फॉर लिक्विड, अगर गैस है तो ब्रैकेट में जी लिखेंगे, है ना। अगर जलीय विलयन है तो ब्रैकेट में ए क्यू लिखेंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी देकर, कैसे, तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे। तीसरा गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर, है ना, अगर ये गैस है तो कोई गैस बन के निकल रहा है, कोई गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसके बगल में क्या करेंगे, ऊपर की ओर तिरछी दे देंगे। नहीं, अवक्षेप की जानकारी देकर, अगर कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसके बगल में तिरछी नीचे की ओर दे देंगे। नहीं, और लास्ट पॉइंट है कि अभिक्रिया की दशाओं को लिखकर, अगर मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से हो रहा है तो तिरछी के ऊपर सूर्य का प्रकाश दे देंगे, है ना, या प्लेटिनम डाल रहे हैं तब हो रहा है तो प्लेटिनम लिखेंगे, तीर के ऊपर या तीर के नीचे, अरे समझना। या फिर मान लीजिए कि दबाव डाल रहे हैं तब हो रहा है तो दबाव ले देंगे, या तो तीर के ऊपर या तो तीर के नीचे, या तापमान देने पर हो रहा है, मान लीजिए कि 220 केल्विन तापमान दिए ना तब हो रहा है, या लिखेंगे 220 केल्विन। आया समझना, आ रहा समझ नहीं आ रहा, ये सब जानकारी देकर हम इसको और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो, मेरा आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और आपको करना क्या है, अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लो। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए बार बार बोलते हैं। क्यों, हर एक वीडियो में बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, लेकिन जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो और स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेते हो तो आपको फायदा हो जाएगा। आया समझना, किसी भी हाल में आपको फायदा पहुंचना चाहिए। आप जब वीडियो मेरा देख रहे हो तो आपको फायदा होना ही चाहिए।
तो इसे बोल रहे हैं कि इसको लिख लिया करो, कॉपी में लिख लो, आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब मिलते हैं इसका अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में, इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज कितना है।